जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन डे सारथी पर। आप सभी को पता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। अब हम जो है क्वेश्चन की सीरीज को थोड़ा सा रोक के अब यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको इस टॉपिक में दिक्कत है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला आपको पढ़ाते हैं कि वर्णमाला में क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ बस आपको उतना करना है। आपके वर्णमाला के प्रश्न एक भी गलत नहीं होने वाले हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं हिंदी की, और हिंदी की श्रृंखला मैं करवा रहा हूं। बाकी हमारे और भी सेशन चल रहे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा मिल सके। जो लोग जो है पैसे नहीं दे सकते, जिनके पास इनकम कम है, उनको भी क्या हो सके, फायदा हो सके। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है वर्णमाला। तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते क्या है कि भाषा क्या होती है। थोड़ा भाषा के बारे में देखेंगे, फिर हम आ जाएंगे वर्णमाला पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या चीज है इसमें। सबसे पहले देखिए भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे, भाषा क्या चीज है। अगर ध्यान दीजिएगा, भाषा की जब भी हम बात करेंगे तो भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है विचार प्रकट करना। यहाँ पे लिखा गया है कि जो भाषा है इस संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, विचार प्रकट करना, यानी विचारों का आदान प्रदान करना। तो भाषा की परिभाषा क्या हो गई, विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी अगर आपको किसी से अपनी बात कहनी है तो आप क्या करते हैं, उसको किसी न किसी भाषा में क्या करते हैं, कहते हैं। अगर आपको चाहे उसको हिंदी में कहें, चाहे आप उसको इंग्लिश में कहें, चाहे जिस भाषा में आप कहें, तो कहने का मतलब क्या है, अपनी बात को अगर आपको दूसरे से कहना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी से परिभाषा निकल के सामने आती है कि विचारों के आदान प्रदान को, अर्थात विचारों के विनिमय को हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है सभी को। आगे देखते हैं। अब भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले क्या है, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है। इसका मतलब क्या है, आप जो है अपने घरों में, अपने आसपास के वातावरण से देखकर भाषाओं को क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वह आसपास के वातावरण से, अपने घर के वातावरण से सीखता है, उनको बोलते हुए देखता है, सुनता है, और इसके बाद क्या करता है, उसको सीख लेता है। तो भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है, पहली बात। दूसरा क्या है, भाषा परिवर्तनशील है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो भाषा में सुधार भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। तीसरा, भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद अपने मम्मी से, पापा से, दीदी से, बुआ से, जितने लोग घर में होते हैं, घर के जो लोग होते हैं, फैमिली जो होती है, उनको बोलता हुआ सुनता है, और इसके बाद क्या करता है, उसका अनुकरण करता है और वहां से भाषा को सीख लेता है। ठीक है, जैसे आपको पता है जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले लोग होते हैं उनको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि वह शुरू से ही घर में हिंदी को बोलता हुआ सुन रहे हैं और उसको जो है कॉपी कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं और सीख जाते हैं। लेकिन जिसको अंग्रेजी नहीं आती, अगर कह दिया जाए कि अंग्रेजी सीखना पड़े, तो उनके लिए क्या है, दिक्कत की बात है। अगर आप उसको, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, वो हिंदी भाषी है, लेकिन उसको ले जाकर आप ऐसे स्थान पे छोड़ा है जहां पर इंग्लिश बोला जाता है, अर्थात इंग्लिश वाले माहौल में छोड़ दें, तो कुछ समय बाद वो क्या कर देगा, खुद से खुद अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाषा जो है अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, मतलब दूसरे को कॉपी करके सीखा जाता है। इसके बाद क्या है, भाषा कठिन से सरल की तरफ होती है। ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई भी भाषा सीखते हैं जो आपकी मदर लैंग्वेज ना हो, जैसे अगर आप बात करेंगे मदर लैंग्वेज की, जो मातृभाषा होती है उसको आप घर में ही सीख लेते हैं। लेकिन मातृभाषा के अलावा अगर आप कोई भी भाषा सीखने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेजी सीखना है, तो सबसे पहले जब आप अंग्रेजी को सीखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगी, कठिन लगेगी। लेकिन जब आप धीरे धीरे उसको सीख जाएंगे तो सीखने के बाद वही अंग्रेजी आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी भाषा हो वह कठिन से सरल की तरफ होती है। पहले आपको कठिन लगती है, लेकिन जब वही चीज आपको आ जाता है तो आपको क्या हो जाती है, सरल लगने लगती है। तो इतनी बात सभी को क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, भाषा का एक मानक रूप होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चाहे जो भाषा होती है, प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है, एक ग्रामर होता है,
ना। एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक रूप होता है जिसके द्वारा भाषा को लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर है। अगला आपका है कि भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? यानी कहने का मतलब क्या, समाज में आप रहते हैं, यानी मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब भी हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात वो समाज में रहकर ही कुछ न कुछ सीखता रहता है। आप समाज में कुछ लोगों को बोलता हुआ देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। आप नेता और भी जो वक्ता लोग होते हैं, जो अच्छे भाषी वाले होते हैं, जो अच्छा भाषण देते हैं, उनसे आप सुनते हैं और सुनते के साथ साथ उनको कॉपी करते हैं और बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या, भाषा क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात आप हमेशा जो है समाज में रहते हैं, आपका उठना बैठना सब कुछ क्या होता है, समाज के द्वारा होता है। इसलिए भाषा क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके बाद क्या है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा की कोई लिमिट ही नहीं है। भाषा में आप परिवर्तन कर सकते हैं, भाषा में आप सुधार कर सकते हैं। अगर भाषा का अंतिम रूप होता है, इसका मतलब आप भाषा में सुधार नहीं कर सकते थे। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे हमने कुछ बताया जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में फंस जाते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा कठिन से सरल की तरफ होती है, भाषा का एक मानक रूप होता है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है और भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। और हमने क्या बताया, भाषा डायरेक्ट पूछा गया है कि भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, विचारों को प्रकट करना। अर्थात भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात विचारों का विनिमय करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर आपसे पूछे जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, तो आपका आंसर क्या होगा, ध्वनि होगा। क्यों? जैसे आपने कहा का, तो जब आप का कहते हैं तो क्या है, एक ध्वनि है। लेकिन उसी का को अगर आप लिख देते हैं तो लिखने के बाद वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो कुछ भी आप बोल रहे हो आपकी क्या है, एक ध्वनि है। लेकिन जब उसको आप लिखित रूप दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक, तो का हमने बोला वो आपका ध्वनि है, लेकिन का को अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, वर्ण कहलाएगा। तो वही, भाषा की सबसे छोटी अगर पूछा जाए मौखिक इकाई, तब आपका आंसर क्या होगा, ध्वनि। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण कहलाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आंसर आपका क्या होगा, वर्ण होगा। तीन प्रश्न यहां पर बनते हैं। अगर आपसे पूछेगा मौखिक इकाई तो आंसर होगा ध्वनि, लिखित पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, वर्ण। और जब उसमें मेंशन ही ना हो कि लिखित इकाई या मौखिक इकाई, तब आपका आंसर क्या होगा, वर्ण होने वाला है। ठीक, ये आपको समझना है। इसके बाद अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्द से छोटा आपका क्या होता है, वर्ण होता है। तो वर्ण का अर्थ आप नहीं निकाल सकते हैं। वर्ण वर्ण का अर्थ आप नहीं निकाल, जैसे का हो गया, माँ हो गया, इसका आप अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो अर्थ आप किसका निकाल सकते हैं, शब्द का निकाल सकते हैं, वर्ण का निकाल सकते हैं। तो इसलिए अर्थ के आधार पे जब आपसे पूछेगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, शब्द कहलाएगी। इसके बाद भाव या भावार्थ के आधार पे, भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप शब्द का तो भाव नहीं निकाल सकते हैं। भावार्थ आप, जब आपने हाई स्कूल और 11 12th में आपने पढ़ा होगा, जब आप भावार्थ लिखते थे, व्याख्या लिखते थे, आप क्या उसमें कुछ ना कुछ लाइन होती थी, तो उसकी आप क्या करते थे, व्याख्या करते, या फिर सूक्ति की आप क्या करते थे, व्याख्या करते थे। तो शब्द की नहीं बल्कि आप किसकी करते थे, वाक्य की करते थे। तो भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, वाक्य होता है। भाषा के मुख्यतः तीन अंग होते हैं। पहला आपका होता है वर्ण, दूसरा आपका होता है शब्द, और तीसरा आपका क्या होता है, वाक्य। तो सबसे बड़ा कौन हो गया आपका, वाक्य। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, आपका वर्ण कहलाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर अब हम बात करें, सबसे पहले वर्ण आ गया। जब भी हम बात करेंगे वर्ण की, तो वर्ण हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। वर्ण की बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहां पर लिख दिया का, तो का आपका क्या है, एक वर्ण है। जैसे हमने क्या लिख दिया आ, तो आ एक आपका क्या है, वर्ण है। अगर हम बोल रहे हैं तो आपकी ध्वनि थी। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिएगा, वर्ण के प्रकार की बात करें तो वर्ण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, स्वर। दूसरा आपका क्या होता है, व्यंजन। स्वर की अगर हम बात करें, स्वर की परिभाषा से भी प्रश्न बनते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। स्वर का मतलब क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, यानी
आपका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जा सकती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक। और ध्यान दीजिएगा, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अभी आपको ध्यान देना है कि सॉरी, वर्ण के यहां पर जो आपका स्वर बोला गया है, तो वर्ण में जो आपका स्वर होता है, इस स्वर के टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने क्या लिखा आ, तो आप इस आ के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा छोटी ई, तो इस ई के आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्वर की, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और स्वर के आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इतनी बात हो गई। अगला आपका क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन की अगर हम बात करें, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। जैसे आपने क्या लिखा? का। अब आप यहाँ पे का लिख रहे हैं, लेकिन आप जब का बोलते हो उसमें क्या आता है? अ आता है। क तो उसमें क्या आता है? आ आता है। यानी का जब आप बोल रहे हैं तो उसमें क्या होता है? स्वर आ रहा है। यानी का को आप कैसे लिख सकते हैं? क और प्लस यहाँ पे आ, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये का आपका क्या है? आधा है, और ये आपका क्या है? आ। तो आप देखिए इसको तोड़ रहे हैं। दूसरा, जैसे हमने लिख दिया सी, तो आपने जैसे ही सी लिखा तो इसमें क्या छुपा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आधा सा है और साथ ही साथ यहाँ क्या छुपा है? बड़ी ई छुपा है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आ आया है, यहाँ पर आपका ई आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यंजन हो, अगर आप उस व्यंजन को बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो दो परिभाषाएं बताएगी स्वर की। स्वर का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए आप किसी की सहायता ना लेनी पड़े, अर्थात जिनके टुकड़े ना होने में बोलते हैं स्वर। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? का लिखा, सी लिखा, जो भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ई, तो ई लिखने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आधा या है और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी ई छुपा हुआ है। तो साथियों आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका संधि में ये काम आने वाला है। ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्रश्न आपका उठता है कि स्वर के प्रकार की, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। स्वरों के प्रकार से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्वरों के प्रकार की जब भी हम बात करेंगे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, स्वर की, हाँ, स्वर के प्रकार तो अभी पढ़ते हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण किया जाएगा। इधर देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। स्वर के प्रकार नहीं, बल्कि हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन हम ध्यान देंगे स्वरों की संख्या, जो सबसे पहला प्रश्न आता है, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या, तो स्वर का प्रकार हम वर्गीकरण के आधार पर करते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं स्वरों की संख्या क्या है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा स्वरों की संख्या या स्वरों की कुल संख्या, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 11। बहुत सारे साथी हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लगा देते हैं 13, जबकि 13 हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा। तो स्वरों की कुल संख्या पूछे या स्वरों की संख्या पूछे, तो स्वरों की संख्या भैया कितनी होती है? आपकी टोटल 11 होती है। कौन कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा। एक का ह्रस्व, इसके बाद आपका क्या होता है? आप लगा सकते हैं दीर्घा, आपका क्या हो जाएगा? ह्रस्व ई, इसके बाद क्या होता है? आपका दीर्घ ई, इसके बाद आप री लगा सकते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है? ए होता है ह्रस्व, इसके बाद क्या होता है? आई होता है, फिर आपका क्या होता है? ओ होता है, और आपका क्या होता है? औ होता है। और यहां पर साथ ही आपका छूट गया है ऊ, तो ऊ को भी हम यहां पे लिख लेते हैं। यानी छोटा आप बड़ा लिख सकते हैं, इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, और इसके बाद आपका ए बचा है और आई बचा है, और ओ और औ। ये टोटल आपके कितने हो गए? 11। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। साथियों, जो आपका अंक और आहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जानिए कि स्वरों की कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए, तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी? 11 होगी। आप 13 को कभी भी चुनेंगे नहीं। अगर आप 13 लगा देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। चलिए, जब भी हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की, स्वरों का वर्गीकरण,
तो स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं, हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, में लगने वाले मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे, समय के आधार पर, मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे। तो मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? ह्रस्व स्वर, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है। इसी ह्रस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? छोटा स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। तो चाहे ह्रस्व स्वर बोलो, चाहे लघु स्वर बोलो, चाहे छोटा स्वर बोलो, चाहे मूल स्वर बोलो, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एक मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक भी यहां पे कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे यहां पे, दूसरा आपका क्या होता है? इसी का दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर। इसे हम क्या बोलते हैं? गुरु गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बड़ा स्वर भी कह सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक भी बोलते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तीसरे को हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। तीसरे को हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की, तो स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पे किया जाता है। जैसे यहां पर मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे, ओष्ठ की प्रकृति के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पे, तालु के आधार पे, बहुत सारे आधार इसके होते बांटने के। तो पहला आधार क्या है? मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। तो मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, इसी का नाम क्या होता है? लघु स्वर, इसी का नाम होता है छोटा स्वर, इसी का नाम होता है मूल स्वर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर की बात करेंगे, तो दीर्घ स्वर इसी को बोलते हैं, इसी को हम गुरु स्वर भी बोलते हैं, इसी को बड़ा स्वर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर तीसरा आपका क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। अब साथियों, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, प्लुत स्वर में कौन कौन से में आते हैं, इसको हम बताएंगे अगली क्लास में। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। हम आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित चीज़ें लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।